नमस्कार। चलिए आज हम दुनिया की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला हिमालय के दिल में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों का एक ढेर नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा भूवैज्ञानिक करिश्मा है जो पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जीवन सबको एक धागे में पिरोता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, हमारी धरती का कह सकते हैं सबसे ऊंचा मुकाम, जिसे हम सब दुनिया की छत के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की ये छत आखिर बनी कैसे? देखिए, इसके बनने की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये तो भूविज्ञान की एक पूरी महागाथा है, जिसे करोड़ों सालों के टकराव, दबाव और सब्र ने लिखा है। तो ठीक है, चलिए इस शानदार सफर का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे हिमालय के जन्म से, फिर इसकी बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, उसके बाद पश्चिम से पूरब तक इसका फैलाव समझेंगे और आखिर में उन रास्तों यानी दर्रों को जानेंगे जिन्होंने इन पहाड़ों को पार करना मुमकिन बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय के जन्म की। आखिर वो कौन सी जबरदस्त ताकतें थीं जिन्होंने एक समुद्र को हटाकर उसकी जगह पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को खड़ा कर दिया? अच्छा, इसकी कहानी की शुरुआत किसी पहाड़ से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विशाल समुद्र से होती है। इसका नाम था टेथिस सागर, और यही वो समुद्र था जो कभी भारतीय और यूरेशियन जमीनी हिस्सों को एक दूसरे से अलग रखता था। जरा सोचिए, दो महाद्वीपों का टकराव इतना जबरदस्त था कि उसने समुद्र के नीचे की जमीन को किसी कालीन की तरह मोड़कर सीधा आसमान की ऊंचाइयों तक उठा दिया। तो ये 3 स्टेप्स, टकराव, फिर वो मुड़ना यानी वलन, और फिर ऊपर उठना यानी उत्थान, बस इसी तिकड़ी की वजह से आज हिमालय मौजूद है। तो अब हम ये तो समझ गए कि हिमालय बना कैसे। तो चलिए अब इसकी बनावट को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे और इसकी 4 समानांतर यानी पैरेलल रेंजेस को एक एक करके देखेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है सबसे उत्तरी और सबसे पुरानी श्रृंखला से। ये हिस्सा इतना पुराना है कि ये मुख्य हिमालय के बनने से भी पहले का माना जाता है। अब ये जो इलाका है ना, ये बड़ा हैरान करने वाला है। ये इतना ऊंचा और इतना सूखा है कि इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो केटू जैसी बर्फ से ढकी चोटियां हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल सूखी बंजर जमीन। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय से थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं और पहुंचते हैं हिमालय के असली दिल में, इसकी सबसे ऊंची और सबसे मजबूत धुरी, जिसे ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। इसे सिर्फ पत्थर और बर्फ की एक दीवार मत समझिए, नहीं, ये करोड़ों लोगों के लिए जीवन और आस्था का स्रोत है। यहीं की बर्फ पिघलकर उन नदियों को जन्म देती है जो पूरे उत्तर भारत की प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं। एक नज़र इस लिस्ट पर डालिए जरा। माउंट एवरेस्ट तो बस एक नाम है, वो तो बस शुरुआत है। कंचनकंगा, मकालू, धौलागिरी, दुनिया की न जाने कितनी ऊंची ऊंची चोटियां बस इसी एक रेंज में एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। ये इसके विशाल आकार का जीता जागता सबूत है ना? अच्छा, अब इन बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं। अब हम हिमालय के उस हिस्से में आ रहे हैं जिसे शायद ज्यादातर लोग जानते पहचानते हैं अपनी खूबसूरत घाटियों और जाहिर है हिल स्टेशंस के लिए मशहूर लेसर या मिडिल हिमालय। तो असल में यही हिमालय का वो चेहरा है जो इंसानी बस्तियों और संस्कृति से गुलजार रहता है। इन्हीं घाटियों में सदियों से अलग अलग कल्चर पनपे हैं और आज भी ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और अब हम अपने उत्तर से दक्षिण के सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ये हैं हिमालय के सबसे नए, सबसे युवा और सबसे दक्षिणी कदम, शिवालिक की पहाड़ियां। आपको याद है वो महाद्वीपीय टकराव जिसकी हमने बात की थी? तो बस ये शिवालिक उसी टकराव की सबसे ताज़ा और सबसे हल्की लहर है। और ये हमें एक बड़ी मज़ेदार बात बताता है कि हिमालय के बनने का प्रोसेस आज भी धीमी रफ्तार से ही सही पर जारी है। अच्छा, एक और बात, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबी सपाट घाटियां बनती हैं ना, उनके भी अपने लोकल नाम हैं। पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और पूरब की तरफ इन्हीं को द्वार कहा जाता है, जहां चाय के वो खूबसूरत बागान देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण की परतों में समझा। चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। अब हम इसे पश्चिम से पूरब की ओर एक बहुत लंबी किताब की तरह देखेंगे
और इस किताब के पन्ने या कह लें चैप्टर्स नदियों ने बनाए हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी नदियां इस 2500 किलोमीटर लंबी रेंज को नेचुरली अलग अलग हिस्सों में बांट देती हैं। जैसे सिंधु और सतलुज के बीच का हिस्सा पंजाब हिमालय कहलाता है, फिर सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, और ये सिलसिला आगे चलता रहता है। ये बस ज्योग्राफर्स का इसे देखने और समझने का एक और तरीका है। अब हिमालय को देखकर ऐसा लग सकता है कि ये तो एक ऐसी दीवार है जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता, पर ऐसा है नहीं। सदियों से चाहे व्यापारी हो, तीर्थयात्री हो या फिर सेनाएं, सबने इसके बीच से गुजरने के रास्ते खोजे हैं। और ये जो ऊंचे दर्रे हैं ना, ये पहाड़ों के बीच बने किसी एंशिएंट हाईवे यानी प्राचीन राजमार्ग की तरह हैं। जैसे कि जोजिला दर्रा, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये लद्दाख की लाइफलाइन है, उसकी धड़कन है। जरा सोचिए, जब सर्दियों में भयानक बर्फबारी होती है तो हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के जवान दिन रात एक करके इसी रास्ते को खुला रखते हैं ताकि लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से कटा ना रहे। और फिर आता है नाथुला। अरे ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। कल्पना कीजिए, एक जमाना था जब यहां से रेशम, मसाले और नए नए विचारों का कारवां गुजरता था। 1962 के बाद ये बंद हो गया था, लेकिन 2006 में जब ये व्यापार के लिए दोबारा खुला तो ये सिर्फ व्यापार की शुरुआत नहीं थी, ये दो संस्कृतियों के बीच नए रिश्तों का भी प्रतीक था। ये जो नाम है उच्च एशिया की रीढ़, ये वैसे तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज को दिया गया है, पर सच कहूं तो ये पूरे हिमालय सिस्टम के किरदार को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। ये सिर्फ जमीन की रीढ़ नहीं है, ये तो एशिया की जलवायु, यहाँ की नदियों और यहाँ की संस्कृति की भी रीढ़ है। तो एक बात साफ है, हिमालय कोई म्यूजियम में रखा हुआ पत्थर का स्मारक नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा सांस लेती हुई हकीकत है। ये आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कितनी डायनामिक और कितनी शक्तिशाली है। और ये सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये पहाड़ इस ग्रह की रीढ़ हैं, तो जब ये रीढ़ लगातार करवट बदलती रहेगी तो इसका हम पर और हमारे भविष्य पर क्या असर होगा।